हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 9 में हैं और 2027 में वार्षिक परीक्षा देंगे, आपके लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में हिंदी विषय का एक वायरल मॉडल पेपर। और इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि 2026-2027 में आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आते हैं और किस तरह का जो है पेपर का पैटर्न रहता है। सारी चीज़ें इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल जाएंगी, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपका पेपर जो है हिंदी विषय का किस तरह का आना है, ताकि आप उस हिसाब से अपनी बेहतर तैयारी कर सको। क्लियर? तो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। आपको परीक्षा में समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का, जिसमें से यहाँ पर नोट आप लोग ध्यान दें, इसको ज़रूर पढ़ लेना। यहाँ आपका अपना नाम लिखा जाएगा, जो भी आपका नाम है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिख देंगे। क्लियर? अब देखो, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये जो 3 घंटे 15 मिनट का समय है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 15 मिनट आपको पेपर के लिए पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। बाकी आप कितनी देर में पढ़ लेते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। पेपर 2 खंड में विभाजित रहेगा, खंड आ में और खंड बा में। अब खंड आ में क्या होगा, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। खंड आ में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो खंड आ में 20 अंक के, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है इसका भी विवरण दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ में जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको किसमें भरना होगा, OMR सीट आपको मिलेगी, जिसमें आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर गोला काला करके सही विकल्प के अनुसार आप गोला काला करेंगे और 20 नंबर आपको मिलेंगे। किसमें? OMR सीट में। चलिए खंड आ के इन बहुविकल्पी प्रश्नों को आप देख लीजिए, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए, पहला है खड़ी बोली गद्य के जनक हैं। इनमें से खड़ी बोली गद्य के जनक कौन हैं? एक चीज ध्यान रखिएगा, OMR सीट में ऑप्शन ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और डी रहेगा, इस तरह से। तो खड़ी बोली गद्य के जनक कौन हैं, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी वाला विकल्प, यानी खा वाला ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। दूसरा प्रश्न है परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? तो परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन हैं? एक चीज याद कर लेना, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है क्या? परीक्षा गुरु। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर होगा खा वाला विकल्प, लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। क्या? परीक्षा गुरु। चलिए अगला प्रश्न है सीमा रेखा एकांकी में पात्रों की संख्या कितनी है? तो सीमा रेखा एकांकी जिसके लेखक कौन हैं? मेरे प्यारे बच्चों, सीमा रेखा एकांकी जो है, इस एकांकी की रचना की है किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी ने इस एकांकी की रचना की है। और इस एकांकी में पात्र कितने हैं?
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इस एकांकी में कुल 8 पात्र हैं, यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, 100 अजान एक सुजान के लेखक कौन हैं? 100 अजान एक सुजान ये रचना है बाल कृष्ण भट्ट जी की। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन हैं? तो आनंद कादम्बिनी के संपादक हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौथा विकल्प सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी हैं। और ये चीज याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोग, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? चंद बरदाई हैं, ये याद कर लीजिएगा। चंद बरदाई जी की रचना है पृथ्वीराज रासो। और ये किस काल की रचना है? तो ये रचना आप लोग ध्यान दीजिएगा, आदिकाल की या वीरगाथा काल के नाम से भी आदिकाल को जाना जाता है। तो चंद बरदाई जी हैं, यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला 7वां प्रश्न है, सुदामा चरित के रचनाकार कौन हैं? तो सुदामा चरित के रचनाकार यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, नरोत्तम दास जी हैं। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया, यानी हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से किसने पुकारा था या किसने नाम दिया था आदिकाल को सिद्ध सामंत काल? इसका उत्तर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो यहाँ पर जो भय है ये है भयानक रस का स्थायी भाव, शोक है करुण रस का स्थायी भाव, क्रोध है रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव, उत्साह है वीर रस का स्थायी भाव। तो उत्तर हो जाएगा वीर रस का स्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों क्या है? उत्साह है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो यहाँ पर है चौपाई छंद। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। केकी रौकी नूपुर धुनि सुन जगती जगती की भूख प्यास में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर जगती जगती 2 बार आया है और दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। इन दोनों का अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न यानी अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर है यमक अलंकार। माथा का तद्भव रूप क्या होगा? तो माथा का तद्भव रूप हो जाएगा मस्तक, चौथा विकल्प सही है। नवरत्न में कौन सा समास है? तो नवरत्न में मेरे प्यारे बच्चों द्विगु समास है। दुर्भाग्य का विलोम क्या होगा? तो दुर्भाग्य का विलोम सौभाग्य हो जाएगा। उसका विद्यालय कहाँ है? इस वाक्य में विराम चिन्ह क्या लगेगा? तो ये जो है ये है प्रश्नवाचक वाक्य और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। भानु भास्कर दिवाकर आदि किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावकः का संधि विच्छेद होगा पौ प्लस अकः, यहाँ पर दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नदी भी किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो ये है तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप। गच्छन्तु, गच्छन्तु रूप किस लकार का है? तो ये लोट लकार का है, दूसरा विकल्प सही होगा। मतैक्यम में संधि क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरा सही, वृद्धि संधि। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का और इस तरह से 20 नंबर क्लियर हो जाएंगे। अब देखो खंड बा, खंड बा में किस तरह के प्रश्न आने हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो पहला गद्यांश जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं यह जानता हूँ, उसका जन्म यश वर्षा करने के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने
रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? मंत्र कहानी से लिया गया है। लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये होगा इसका उत्तर। रेखांकित गद्यांश की व्याख्या करना है आपको, तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करेंगे आप लोग। ग्लानि किसको हो रही थी? तो ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। किसको? ग्लानि डॉक्टर चड्ढा को हो रही थी। इसका उत्तर ये हो जाएगा। तो इस तरह से 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर यानी कुल 6 नंबर का आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। अथवा में भी यहाँ पर गद्यांश है। पहला आप नहीं करना चाहते तो अथवा वाला कर सकते हैं। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितरपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही दे देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और कांव कांव करने की अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। तो उपर्युक्त गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? गिल्लू। किस पाठ से लिया गया है ये गद्यांश? गिल्लू पाठ से। लेखक कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। महादेवी वर्मा जी हैं। रेखांकित गद्यांश की व्याख्या वैसे ही 3 प्रश्न यहाँ पर भी हैं। हमारे पुरखे पितर पक्ष में किसके रूप में आते हैं? तो हमारे पुरखे जो हैं पितर पक्ष में काक यानी कौवे के रूप में आते हैं। किसके रूप में? कौवे के रूप में आते हैं। गद्यांश में ही लिखा है, यहाँ पर देख लीजिए, कौवा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पहला है पद्यांश, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न, व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है, इसलिए व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। प्रस्तुत दोहे का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत दोहे का शीर्षक क्या है? साखी। और कवि कौन है? कबीर दास जी। कबीर दास जी। उपर्युक्त दोहे का भावार्थ यानी अर्थ आपको लिखना है। अथवा में भी यहाँ पर एक और पद्यांश है, चाहे तो आप इसको हल कर सकते हैं। 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, किंतु प्राप्ति होगी इस जन की, इससे बढ़कर किस धन की। तो पहला है प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये जो पद्यांश है पंचवटी शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी। क्लियर? अगला है पद्यांश के अनुसार वनवास के कितने वर्ष व्यतीत हो चुके हैं? तो पद्यांश के अनुसार 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अगला है, वनवास आते समय राम, सीता एवं लक्ष्मण को देखकर दशरथ की क्या दशा हो गई थी? तो वन को आते हुए देखकर राम, लक्ष्मण और सीता, यानी वन आते समय राम, सीता एवं लक्ष्मण को देखकर दशरथ की दशा थी, वह आर्त अचेत हो गए थे, यानी मूर्छित हो गए थे। अगला है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद आपको लिखना है। 4 नंबर का ये प्रश्न आएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, राम कृष्ण एका विलक्षणा महापुरुषा अभवत, ये किस पाठ से है? परम हंसा राम कृष्ण शीर्षक पाठ से। अथवा में भी गद्यांश है, चाहे तो आप इसको हल कर सकते हो। श्री कृष्ण से जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत, ये है कृष्ण गोपाल नंदना शीर्षक पाठ से।
अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद करना है। तो पहला है सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिय सत्यम सत्यस्य योनिम निहितम चा सत्य। ये पहला पाठ जो है वंदना, जिससे ये लिया गया है। अथवा में भी पद्यांश है अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत। ये किस पाठ से है? तो ये मेरे प्यारे बच्चों लिया गया है सुभाषितानि, सुभाषितानि शीर्षक पाठ से। अगला प्रश्न है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के एकमात्र स्त्री पात्र रोशन की मां का चरित्रांकन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। और अगला है अथवा में दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चित्रण कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। तो यहाँ पर देख लो आप लोग, प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय आप तैयार कर लेना। इनकी एक एक रचना का नाम भी लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। कितनी? 2 रचनाओं का नाम। अगला है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो कबीरदास, मीराबाई और मैथिली शरण गुप्त, इन तीनों कवियों का जीवन परिचय और इनकी 2 रचनाओं को जरूर तैयार कर लेना। 26वां प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। और अगला है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में देना है आपको। तो भक्तस्य किम स्वरूपः अस्ति, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर आप तैयार कर लीजिएगा। अगला है रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्, रामकृष्णः परमहंस कीदृशा पुरुषः आसीत् और श्री कृष्ण से जन्म कदा अभवत्। तो ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ आपको बताना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। तो आकाश पाताल एक करना, एक अनार 100 बीमार, अपना हाथ जगन्नाथ, आम के आम गुठलियों के दाम। अगला है प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से वाक्य हैं, जैसे है हम लोग विद्यालय जाते हैं, तुम नदी को देखो, वाराणसी गंगा तट पर स्थित है, विनय मनुष्य का आभूषण है। देखो अगला प्रश्न, छात्र सीता घर जाती है। और अगला प्रश्न छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अथवा में भी प्रश्न है प्रधानाचार्य को पत्र, आकस्मिक अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र जिसमें 2 दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो इस तरह का पेपर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, यानी इसी पैटर्न पर आधारित पेपर होगा आप सभी का। तो इस वीडियो को शेयर कर दें, इस वायरल मॉडल पेपर को तैयार कर लें। और भी मैं आपको कई वायरल मॉडल पेपर से संबंधित वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आप बेहतर तैयारी कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद।